कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल यहाँ ये दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, तो के का वैल्यू क्या होगा, जो कि के कहाँ है तो यहाँ पर है, इसका वैल्यू क्या होगा। हम लोग सीधी सी बात है कि हम लोग क्या जानते हैं, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के है। यहां से अगर बोलेंगे इसका 2 जीरो दिया हुआ है, यहाँ पर इसका 2 जीरोज दिया हुआ अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा और बीटा दिया हुआ है, इसका 2 जीरोज मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, जिसका सम अगर हम लोग करें तो जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बी, माइनस का साइन माइनस और बी का वैल्यू 6 और ए का यहाँ दिया हुआ 3, जो कि यहाँ कट कर आ जाएगा तो -2 आ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आ गया -2 और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालना चाहें तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है c बाई ए। तो c का जो वैल्यू है यहाँ देख सकते हैं हम लोग k है और a का वैल्यू जो है ये 3 है, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया आपका 3, k बाई 3 हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ इस जगह पे बैठा देना अल्फा प्लस बीटा और यहाँ बैठा देना अल्फा इंटू बीटा, बराबर कर देना -2/3 से आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको बना सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोला गया था, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -2 बैठा देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2/3 है, इसके जगह पर -2 और प्लस इसके जगह पर बैठा देंगे तो k बाई 3 हो जाएगा इक्वल टू -2/3। यहाँ से इसको भिन्न का जोड़ कर देते हैं तो ये 3 2 जा -6 हो जाएगा और प्लस में k हो जाएगा इक्वल टू -2/3। सीधा में रहता है तो नीचे दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से k इज इक्वल टू इधर -6 है उधर चला जाएगा तो +6 हो जाएगा, यानी कि -2 + 6 हो जाएगा आपका +4 आ जाएगा यहाँ से। तो k का जो वैल्यू है +4 यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, x का वैल्यू दिया हुआ y का वैल्यू दिया हुआ है और दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्या करना है हमें, दोनों इक्वेशन से दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन है 2x माइनस -3y प्लस a इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू 1, x का वैल्यू हमें पुट करना है 1 और y का वैल्यू पुट करना है 2। तो यहां से ये आ जाएगा आपका 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा और प्लस में a इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू यहां से ये 2 - 6 हो जाएगा -4 और इधर है -4 उधर जाएगा +4, यानी कि a का जो वैल्यू आया +4 आया, यहाँ समझने वाली बात है। तो अब इसमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन जो है 2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर फिर यही वैल्यू x का जो वैल्यू यहाँ गिवन था हमें x इज इक्वल टू 1 2 इज इक्वल y इज इक्वल टू 2, इसको पुट करना है। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और माइनस में यहाँ b है, ये b हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये b जो है माइनस में उधर कर देते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो उधर जाकर b प्लस में हो गया, इधर 6 और 2 8 हो गया, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 8। अगर यहाँ से कंपेरिजन करें तो a जो है 4 है और b जो है 2 है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि b का जो वैल्यू है वो a का वैल्यू से डबल है, सिंपल सी बात है। यानी कि a और b में अगर कंपेरिजन करें तो ये इक्वल कब होगा,
जब a को यहाँ डबल कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक इक्वेशन निकल कर आ जाता है जो कि यहाँ ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है P और Q जिसका पॉइंट है ज्वाइनिंग पॉइंट, ये किस एक्सिस पे लाइज करेगा। तो हम लोग यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, एक ग्राफ खींच देंगे और -4 5 इधर होगा और 4 6 इधर होगा। तो यहाँ इस तरह से एक लाइन होगा, ये किस लाइन को एक्सिस यानी कि किस लाइन पे लाइज कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को। यहाँ ये वाई एक्सिस यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है 4 नंबर में कह रहा है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा, तो 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9 जो है ये दिया हुआ है। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 7 इधर है, प्लस उधर जाएगा माइनस में, तो बच जाएगा कितना, तो 4 sin थीटा इक्वल टू 9 में 7 माइनस करेंगे 2 बचेगा। 4 इधर है, इनटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 2/4 जिसका वैल्यू आएगा कट कर 1/2 आएगा। तो हम लोग जानते हैं sin थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, 1/2 आएगा तो 30 रखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू हो गया ये 30 हो गया, जो कि ऑप्शन यहाँ बी में है। सेम इसी तरह से द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस इतना क्या होगा, तो यहां से हम लोग इसको क्या कर देंगे, बदल देंगे। ये 10 का 10 रहेगा, tan स्क्वायर थीटा रहेगा और माइनस 1/cos को लिख देंगे सेक, यहाँ सेक और ये सेक, सेक गुना सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और हम लोग यहाँ से जानते हैं इसका वैल्यू अगर निकालना चाहे तो हम लोग क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 1। यहाँ वही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको निकालने के लिए माइनस ले लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन लेते हैं तो सेक है माइनस में, यहाँ हो जाएगा किसमें, प्लस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा 10 है माइनस सॉरी प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम लोग इसका वैल्यू अभी क्या देखें, यहाँ कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस का माइनस रहेगा, यहाँ जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि -1, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ दिया हुआ है इफ HCF, इसका HCF 98 और 28 है इज इक्वल टू m कह रहा है, तो LCM जो होगा इसका n है, तो यहाँ पर n - 7 m का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। ये भी आसान है, यहाँ पर HCF कह रहा है, तो HCF किसका 98 और 28 का m दिया हुआ है, जो कि HCF कितना होगा तो हम लोग जानते हैं, निकालने के लिए यहाँ इस तरह से निकाल सकते हैं, 2 से 49 और ये 14, फिर ये 2 से यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों गया है, तो अभी 98 और 28 का HCF 2 है। फिर से यहाँ देख रहे हैं 7 से ये दोनों जा रहा है, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, तो इस केस में भी ये 7 के टेबल में दोनों आया, यानी कि HCF ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 14 हो जाएगा। इसका मतलब जो है m = 14 आया। और अब अगर इसका हम लोग LCM निकालें, तो LCM निकालेंगे तो ये 14 इंटू यहाँ जो बच गया ये 14 दोनों को इंटू कर देंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा 196। तो यहाँ जो LCM कह रहा था n, LCM 98 और 28 का n, तो इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे 196 इज इक्वल टू n, यानी कि m का भी वैल्यू मिल गया और n का भी वैल्यू मिल गया। तब यहाँ वैल्यू निकालने को था n - 7m, n - 7m, तो n का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे हम लोग 196 और -7 इंटू m का जो वैल्यू है 14, इसको बैठा देंगे। तो इसको अगर गुना कर देते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, तो ये 196 माइनस 98 आ जाएगा, 98 आ जाएगा। अब 196 में 98 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये 98 बचेगा, जो कि ऑप्शन यहाँ सी में दिया हुआ है, तो सी इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे, क्वेश्चन जो है इफ द टेंजेंट ड्रॉ एट द
एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज, मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम लोग किसी भी सर्कल के, ये सर्कल हो गया और इसका एक डायमीटर हम लोग अगर खींच देते हैं, ये डायमीटर है, तो डायमीटर का एंड पॉइंट में दो इसका टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, जो कि यहाँ हमेशा 90 डिग्री के साथ ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो टेंजेंट लाइन है ये क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ऑलवेज पैरेलल होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि ABC और DEF जो है दो ट्रायंगल है जिसमें एंगल दिया हुआ है बराबर, और AB जो है 3DE के इक्वल है, तो ये कौन सा यानी कि किस टाइप का ट्रायंगल होगा। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ABC और एक है DEF, दो ट्रायंगल है जिसका B और E इक्वल है, साथ ही इसका F और C यानी कि इसका F और इसका C इक्वल है। तो जब यहां किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग दो ट्रायंगल एंगल्स इसका इक्वल होता है, तो ऑटोमेटिक जो थर्ड होगा वो भी इसका इक्वल ही होता है। तो इस केस में हम लोग जब एंगल बराबर है तो यहाँ दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं और दूसरा सिमिलर भी कह सकते हैं। वो एक और दिया हुआ है AB बाय AB इक्वल टू 3D दिया हुआ है, यानी कि ये जो AB है, AB कब होगा इक्वल, तो DE को 3 टाइम्स करने पे इक्वल होगा। यहाँ एंगल से पता चल रहा है कि दोनों हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलर यानी कि कॉन्ग्रुएंस भी दिखा सकते हैं और सिमिलर भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, ये हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि -1, यहां से देख सकते हैं -1 का पावर दिया हुआ n और प्लस -1 का पावर 8, जो कि 8 जो है इवन नंबर है, तो इसका जो वैल्यू आएगा हम लोग क्या जानते हैं कि माइनस का अगर पावर है इवन तो वो प्लस हो जाता है, और 1 का कितना भी पावर हो 1 ही होता है। इक्वल टू कह रहा है 0, यहाँ हमें ये वैल्यू मिल गया एक +1, तो यहाँ हमें क्या लाना पड़ेगा कि ये 0 हो जाए। तो सिंपल सी बात है कि -1 लाना पड़ेगा। -1 यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि -1 का पावर n से -1 लाना है। क्या रखें कि n का पावर क्या रखें कि -1 आएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन पे जाते हैं अगर, तो पॉजिटिव है यहाँ, ठीक है, पॉजिटिव तो रखना ही होगा, लेकिन केवल पॉजिटिव रखने से 1 2 3 रख देंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ इवन कर देते हैं -1 का पावर 2 कर देते हैं तो +1 आ जाएगा। तो यहाँ +1 जो इसके बराबर नहीं होगा, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर काफी नहीं होगा, नेगेटिव भी काफी नहीं है, ओड रख देते हैं। तो हाँ, -1 का पावर अगर ओड रख देते हैं जैसे -3, तो माइनस का पावर अगर ओड होता तो माइनस होता वैल्यू, और 1 का पावर जितना भी हो 1 ही होता। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो वैल्यू हम लोग को लेना है n की जगह पे, वो कोई भी ओड नंबर लेना है। ओड नंबर लेने से क्या होगा, ये -1 का पावर ओड लिखेंगे तो यहाँ इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, तो -1 आ जाएगा, और ये +1 दोनों जोड़कर फिर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ है, अगर इस तरह से ग्राफ देखें तो ये अभी इसका कितना जीरोज है, तो 2 जीरोज है, एक इधर से आगे कितना 0 2 0, तो दोनों को जोड़कर कितना हो गया 4 0, यानी कि ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 11 नंबर, यहां कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म m टर्म का सम है, यानी कि Sm इक्वल टू 2m² प्लस 3m होगा। तो इसका सेकेंड टर्म पूछ रहा है, मतलब कि A2 क्या होगा। तो हम लोग निकालने के लिए इसको, जैसे अगर हम लोग देखें कोई AP देखते हैं, तो AP में अगर देखेंगे तो ये हो गया A1, ये हो गया A2।
A1 जो होता है अगर सम वाला टर्म में जाते हैं तो S1 और A1 इक्वल होता है, और यहां पर देखें तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा S2। अब अगर हमें पता रहेगा S1 और S2 तो AP में जाएंगे तो टर्म निकालने वाला में ये हो जाएगा A1, S1 तो A1 के इक्वल है। S2 जो है, S2 से A2 कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा बात है, S2 जो होता है A1 प्लस A2 होता है, हमें चाहिए A1 A2 चाहिए, A1 को माइनस कर देंगे, यानी कि S2 में अगर हम लोग A1 या फिर S1 माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, तो A2 मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें S1 और S2 निकालना होगा। S1 निकालने के लिए m का जो वैल्यू है 1 रख देते हैं, तो S1 इज इक्वल टू 2, 1 का स्क्वायर 1 और 3 इंटू n, m की जगह पर 1, जो कि आ जाएगा 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, यानी कि S1 कितना आ गया, 5 आ गया। इसी तरह से S2 जो है n की जगह पर 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, तो 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू m का वैल्यू 2 रख देते हैं, ये हो गया 4 टू जा 8 और 3 टू जा 6, 8 और 6 हो गया 14। इसका मतलब क्या समझ में आया, ये जो है S1 जो बोले यहाँ A1 के इक्वल होगा, यानी कि A1 5 है, और ये जो आया S2 ये A1 और A2 का सम आया। अगर इसमें हम लोग A1 जो निकला वो माइनस कर दें, यानी कि S2 माइनस A1 कर दें या S1, तो 14 में A2 निकालने के लिए यहाँ 14 में माइनस कर देंगे A1 कितना, तो 5, तो आ जाएगा कितना, 9 आ गया, तो A2 कितना आ गया, 9 आ गया। इस तरह से यहाँ क्या निकालने के लिए बोला था, सेकेंड टर्म बोला था, तो यही इसका आंसर हो गया, सेकेंड टर्म 9। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मोड दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है, तो निकालने के लिए बोल रहा है मीडियन, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लिख लेते हैं, मीन है 15x, मोड है 15, मोड 15x है और मीन 18x है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो हम लोग यहाँ बैठा सकते हैं अभी मोड का वैल्यू 15x प्लस 2 मीन का 18x, तो ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 और 15 जोड़ देंगे तो 51, 51x हो जाएगा, और इधर है 3, तो 3 इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये कट जाएगा और आ जाएगा कितना, तो 17x, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ, यहाँ हो जाएगा सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, बिना देखे कार्ड सिलेक्ट किया जाता है डेक ऑफ 52, यानी कि 52 पत्तियों में से, प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ए रेड फेस कार्ड। तो इसमें थोड़ा बता दें कि इसमें जो होता है टोटल पत्तियों की संख्या 52 होता है, जिसमें अगर अच्छा से डिटेल से बता दें तो ये रेड कलर का इस तरह से, और ये ब्लैक कलर का, ये 4 पत्ती होता है। इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 इस तरह से टोटल हो गया, K फॉर किंग यानी कि बादशाह, क्वीन और जैक, ये तो इस तरह से अगर यहाँ देखा जाए तो एगो के यहाँ होगा जो कि रेड कलर का होगा, एक के रेड कलर का, क्यू भी रेड, जे भी रेड, और यहाँ भी के क्यू जे, ये हो गया रेड कलर का, और इधर जो होगा ये ब्लैक कलर का होगा, ये इस तरह से।
तो टोटल अगर हम लोग इसमें फेस रहता है, ये जो तीनों है ये फेस वाला है, फेस कार्ड है। यहाँ फेस कार्ड का ही बात किया गया है। टोटल जो कार्ड्स होता है वो 52 होता है, जिसमें फेस वाला किंग क्वीन जैक 3 है, और ये 4 टाइप का पत्ती होता है, चारों 3-3 टाइप का होता है। तो रेड वाला कितना दिख रहा है यहाँ, 3 और 3 6 हो गया। दैट मीन्स जो होगा फेस वाला, ओनली फेस वाला 6 कार्ड होगा और टोटल 52। अगर इसको काटते हैं तो 2 से 3 टाइम में 2 से 26, 3/26, 3/26 ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ अगर टोटल रेट पूछा जाता तो यहाँ से इधर पूरा आधा, मतलब टोटल होता है 52, तो 52 में आधा कितना आ जाएगा, 26 रेड और 26 ब्लैक हो जाता है। इस तरह से इसमें बनेगा। अच्छा, अब इसमें अगर देखते हैं 14 में, कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। तो √3 और √5 के बीच जो होगा यहाँ देखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ये भी देखने बोला है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर जैसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक अगर बात करें तो इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, जिस कारण से हम लोग इसको p/q के फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। ये ऑप्शन गलत हो गया। बी में जो है ये रिपीट कर रहा है, 6 रिपीट कर रहा है, तो हम लोग इसको p/q के फॉर्म में दिखा सकते थे, एक ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पाई जो है, पाई जो होता है ओनली अगर पाई है, ये ग्रीक वर्ड में है, ग्रीक लैंग्वेज में, तो ये पाई जो हो गया, हम लोग जानते हैं पाई इरेशनल नंबर है। बट अगर पाई का वैल्यू लिख दिया जाए तो ये होता है रेशनल नंबर। तो यहाँ पर पाई है तो क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा? सिंपल से बात है कि इरेशनल होगा। हमें क्या बोला गया है, रेशनल नंबर, तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। अब रह गया कि ये, इसमें भी फिक्स है, पॉइंट हटा देंगे नीचे कितना, 2 3 4 5 0, 6 0 है, तो नीचे 6 डिजिट है तो 6 0 हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा होगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें, √3 का वैल्यू 1.73 करके होता है, √5 का वैल्यू जो होता है 2 पॉइंट ऐसा करके होता है कुछ, 2.2। तो इसके बीच ही होना चाहिए, बोला है बिटवीन, ये बिटवीन बोला गया है। तो बिटवीन में अगर जाग देखते हैं तो दो वैल्यू यानी कि कौन कौन सा है, एक बी और डी सही ऑप्शन आ रहा है। तो बी में जो है ये 2.3 है और डी में जो है 1.8 है। तो 1.8 तो इसके बीच है, लाइज कर रहा है, लेकिन 2.3 जो इसका तो बाहर हो जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि बी नहीं होगा। फिर लास्ट बचेगा कौन, डी। तो इस तरह से डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ सेक्टर है। सेक्टर तो कह रहा है कि इफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज एन एरिया 40 पाई, सेक्टर जैसे ये हो गया सर्कल, और सेक्टर का बात करें तो यहां से निकाल लेने के बाद ये थीटा और ये जो कहलाता है ये एरिया, यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा, तो सेक्टर कहलाएगा। इसको हम लोग सेक्टर कह सकते हैं, कहेंगे। इसका एरिया दिया हुआ है यहाँ 40 पाई, 40 पाई दिया हुआ है, जो कि सेंटर पे 72 डिग्री एंगल बनाता है। तो हम लोग सेक्टर का एरिया जानते हैं, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, और इसका वैल्यू दिया हुआ है तो बैठा देते हैं 40 पाई, जिसमें पाई पाई कट जाएगा, और थीटा का वैल्यू 72 है, 72 बैठाएंगे बाय में 360, तो ये 72 5 जा यहाँ कट जाएगा 5 बार में, 36 बच्चे 360। अच्छा, ये आसान है, 72 5 बार में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज पता करने के लिए तो सिंपल सा है, 5
किसी भी संख्या को 5 से इंटू करना है तो इसका हाफ कर दिया जाए, यानी कि 72 का आधा। तो 72 का आधा कितना होता है 36, और इसमें एक जीरो बैठा देना अपने से, यही हो गया इसका 72 5 जा 360 आ रहा है। तो ठीक है, आ रहा है कितना बार में आ रहा है 5 टाइम्स में। यहाँ क्या बचा हुआ आर बचा हुआ, आर स्क्वायर इक्वल टू बचा हुआ है 40। ठीक है, तो यहाँ से इसमें और भी इस तरह का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि मान लिया जाए कि 82 है। ठीक है, 82 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ना है तो कितना आएगा, तो इसमें सिंपल से इसका आधा कर देना, हाफ कर दिया जाए तो 82 का हाफ होगा 41 पे एक जीरो बैठा देना, यानी कि 410 हो गया। इस तरह से ये आसान सा है 5 का टेबल में। अच्छा, इसमें देखा जाए तो ये आगे क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ये 40 है और इंटू में ये 5 इधर है, डिवाइड में उधर जाएगा तो इंटू में होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, एक जीरो का एक जीरो और ये चार चार पचे 4 5 से 20, यानी कि 200 आया। इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा रूट में होगा। तो ऑप्शन देख के अभी तक आंसर पता हो गया होगा कि ये 100 का डबल, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 2, 100 इंटू 2, जिसमें 100 का रूट इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है तो अगर उसको हम लोग उधर ले जाते हैं तो रूट में होगा, जिसमें 100 का रूट r इज इक्वल टू 100 का रूट 10 आएगा, 2 का रूट नहीं निकलेगा। तो ये आ गया r का वैल्यू 10 रूट 2, जो कि ऑप्शन 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 10 रूट 2 ऑप्शन डी में यहाँ दिया हुआ है। ये हो जाएगा 10 रूट 2। अब इसी तरह से यहाँ आगे हम लोग देखते हैं कि आगे जो क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें कह रहा है, तो ये यहाँ 115 दिया हुआ है। अगर यहाँ इसको हम लोग देखें तो ये 115 दिया हुआ है ये, तो हमें निकालने के लिए बोला गया एपीओ, यानी कि यहाँ का एंगल निकालने के लिए बोला गया। तो हम लोग जानते हैं यहाँ बोला है टेंजेंट है, टेंजेंट है तो यहाँ बनेगा 90 डिग्री, ये 90 पता हो गया। एक ट्रायंगल प्रॉपर्टी है कि अगर इस तरह से यहाँ ट्रायंगल होगा तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, बाह्य कोण हो गया, और ये दोनों अंतः कोण हो गया। तो बाह्य कोण जिसमें 115 दिया हो, इसका मतलब है कि बाह्य कोण जो होगा ये दोनों अंतः कोणों का योग के बराबर होगा। अगर हम लोग इसको मान लेते हैं x, तो x प्लस यहाँ पर जो है ये 90 है, 90 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, सिंपल 115 में 90 माइनस कर देना तो 25 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन में अब देखते हैं हम लोग, तो 17 नंबर में क्या कर, एक काइट है जो फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से जो है एक काइट ए भी मान लेते हैं और 150 मीटर पे फ्लाई कर रहा है। इट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लिन, मतलब एक तनी हुई रस्सी से ये बंधा हुआ है जमीन का किसी एक बिंदु से, मान लेते हैं P, जो कि एंगल बना रहा है इसके साथ, एलिवेशन एंगल है हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री बना रहा है। तो पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब इसका लेंथ पूछा है इसका h का। तो सिंपल सा है कि यहाँ एंगल दिया हुआ है, तो एंगल से अगर सामने को देखते हैं तो परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया। तो सामने से देखेंगे तो परपेंडिकुलर दिया हुआ, हाइपोटेनस निकालना, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को किसमें आता है, साइन में, जो कि साइन 30 ले लेंगे तो यहाँ से सामने वाला P यानी कि AB और ये हाइपोटेनस AP, यानी कि यहाँ साइन 30 का वैल्यू 1/2, AB जो है 150 है और AP निकालना जो कि h है, ये AP इधर आ जाएगा और ये 2 उधर चल जाएगा, यानी कि AP इज इक्वल टू, अगर यहाँ देखा जाए तो 150 इंटू में 2 हो जाएगा, तो 150 इंटू 2 हो जाएगा 300। तो इसका आगे ये 300 मीटर, AP यानी कि ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गया 300 मीटर। तो इस तरह से अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है कह रहा है एक पीस ऑफ वायर 20 मीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू ए फॉर्म ऑफ ए आर्क। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वायर का टुकड़ा है जो कि 20 मीटर लंबा है, इसको एक आर्क की तरह बेंड कर दिया गया है। तो आर्क की तरह बेंड माने कि इसको मोड़ दिया गया इस तरह से
अगर यहाँ समझ ले कि यहाँ से यहाँ तक इसको बेंड कर दिया गया, आर्क की तरह हो गया, जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कह रहा है इनटू द फॉर्म ऑफ ए आर्क ऑफ ए सर्कल रेडियस 60, तो इसका रेडियस जो कह रहा है, इसका रेडियस जो होगा तो 60 बाई पाई सेंटीमीटर। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल पे यहाँ जो एंगल बनेगा ये कितना डिग्री होगा ये निकालने बोला है, ठीक है। ये लेंथ ऑफ आर्क है जो कि 20 दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू लेंथ इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर जानते हैं हम लोग, जो कि इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थीटा नहीं पता, निकालना है 360 इंटू 2 पाई और आर यानी कि रेडियस, तो यही था रेडियस 60 बाई पाई है, ये पाई पाई कट जाएगा और ऊपर का एक जीरो, ये एक जीरो कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये 2 से कटेगा, ये 3 टाइम में कट जाएगा। इधर तो सारा सारा खत्म हो गया, यहाँ पर बचकर आया थीटा और बाय में 3, ये 3 इधर है, डिवाइड में इधर आ जाएगा 3 2, तो 20 और 3 को इंटू करेंगे तो 60 डिग्री, यानी कि थीटा आ गया यहाँ 60 डिग्री, तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। अब जो आ गया इम्पोर्टेंट ये है, 2 मार्क्स का है, आसान सा है, बस समझना है, ये किसी बुक का क्वेश्चन से नहीं है, बस ये कितना इसमें कह सकते हैं कितना समझने का क्षमता है तो इसके बेसिस पे है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। करें कि क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आर असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, जो 19 और 20 है ये असर्शन और रीजन पे डिपेंड क्वेश्चन है, उसके आधारित है। पर यहाँ 2 स्टेटमेंट आर गिवन, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ होगा जिसमें से एज ए असर्शन एंड अदर इज ए लेवल एज ए रीजन, मतलब कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस एक दूसरा जो दिया हुआ रहेगा, एक स्टेटमेंट है जिसको यहाँ नाम दिया गया है असर्शन और दूसरा स्टेटमेंट जो है ये रीजन है, यानी कि इसका रीजन है, ये कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसका ये रीजन दिया हुआ है कि ये जो है ऐसा काहे होगा तो इसके कारण होगा। आगे देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड्स ए बी सी डी। तो आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके लिए 4 ऑप्शन चूज करना है ए बी सी डी, वो भी किस रूप से वो देखना है, पहले समझना है। तो क्वेश्चन यहाँ जो है कह रहा है कि बोथ असर्शन यानी कि ए और आर ट्रू, जो दोनों कह रहा है ये दोनों सही है, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, अच्छा सही है, दोनों सही होने के साथ आर जो रीजन है इज द करेक्ट, मतलब आर इज रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये जो दिया हुआ क्यों है उसका आंसर यहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन ए लगाना है, ठीक। बी में कह रहा है कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही होगा, लेकिन रीजन जो है आर जो है ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ए भी सही है मानते हैं, लेकिन आर भी सही है अपने जगह, ठीक है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी लगाना है। आगे जो कह रहा है सी में, असर्शन ए इज ट्रू, ए ट्रू होगा लेकिन आर जो इसका रीजन है ये सही नहीं होगा, ये सही होगा लेकिन आर इसका रीजन जो दिया हुआ ये सही नहीं होगा, तो इस केस में सी लगाना है। डी कब लगाना है, जब असर्शन ए इज फॉल्स, जब ए फॉल्स होगा और रीजन सही होगा। यहाँ कह रहा है ए जो रीजन है वो गलत हो जाएगा और आर जो है वो सही होगा, तो इस केस में ऑप्शन डी लगाना है। आई होप समझ में आया होगा। तब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, कह रहे हैं कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 20, 1 से 20 तक का नंबर को सिलेक्ट किया जाता है तो उसका प्रोबेबिलिटी, उसका रैंडमली
1 to 20 नंबर तक किसी एक नंबर को सिलेक्ट किया जाता है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 आएगा या नहीं आएगा। तो देखते हैं, कोई भी नंबर सिलेक्ट किया जाएगा तो ऊपर में 1 लिखा आएगा, टोटल नंबर 20 है, 20 लिखा आएगा, तो ये 1 के इक्वल नहीं है। सिंपल सा बात है कि इसका प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आ रहा है। किसका? कि 1 से 20 तक किसी भी नंबर को अगर एक चूज किया जाए एक नंबर को तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आएगा बल्कि 1/20 आएगा। तो ये इसका ए गलत हो गया। ये गलत जो है एक ही ऑप्शन में है, डी में, यहाँ पर इस कंडीशन में, जो कि ऑप्शन डी होना चाहिए। आगे देख लेते हैं रीजन भी। फॉर एनी इवेंट ई, कोई भी इवेंट ई के लिए इफ पी इज इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है 1 होगा, प्रोबेबिलिटी जो है 1 होगा, देन ई इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट। तो ई को श्योर इवेंट कहेंगे, हाँ कहेंगे, सही है, जो कि यहाँ इसी के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे थे। हाँ, इसका जो होगा ऑप्शन 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका 19 का डी ऑप्शन लगाएंगे। 20 का इसी तरह से देख लेते हैं। इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फेयर, अगर हम लोग यहाँ पर टू हेमिस्फेयर को जोड़ देते हैं, एक ये हेमिस्फेयर हो गया और एक और हेमिस्फेयर जोड़ देते हैं, इस तरह से है, यहाँ ये इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि दो हेमिस्फेयर को जोड़ देते हैं उसका रेडियस के बेसिस पे ही, देन वी गेट ए स्फेयर। इसको जब हम लोग इस तरह से जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिए, तो क्या स्फेयर हमें मिला? ये स्फेयर मिलेगा, ये पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली है कि स्फेयर ही मिलेगा। सपोज दैट यहाँ पर एक हाफ मान लेते हैं, हाफ गुआवा ले लिए और फिर हाफ गुआवा ले लिए और दोनों को जोड़ दे रहे, तो सिंपल सा बात है कि ये पूरा फुल गुआवा मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? तो स्फेयर कहेंगे। तो यहाँ स्फेयर मिल रहा है, यानी कि जो असर्शन कह रहा है वो सही है, ये सही है। अब ये सही हो गया तो इसमें 3 ऑप्शन आ गया, ये यहाँ तीनों में से देखना। रीजन देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस r इज 3 पाई r स्क्वायर। तो इसका TSA जो है, स्फेयर का TSA 3 पाई r स्क्वायर होता है, ये सही है, लेकिन यहाँ इसका वेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही है बट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों सही है, आर बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसमें बी था। तो यहाँ पर जो 20 का जो ऑप्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, क्योंकि ए और बी दोनों सही है, ए और आर असर्शन रीजन दोनों सही है, बट आर जो रीजन है ये असर्शन का रीजन नहीं है, वेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उस बेसिस पे।